श्रोताओं, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है 91.2 NIVH हेलो दून में और मैं हूं दीपांकर। श्रोताओं, भारतवर्ष एक लोकतंत्र राष्ट्र है जिसकी आज आबादी लगभग 1 अरब 29 करोड़ है और शायद इसीलिए भारतवर्ष को दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला लोकतंत्र कहा जाता है। भारत में किसी भी अन्य राष्ट्र की तुलना में ज्यादा युवा धन है। आज भारतवर्ष की जनसंख्या का 22% से भी ज्यादा भाग हमारी युवा है और किसी भी देश की जनसंख्या की ताकत होती है उसका युवा वर्ग, जिसके कंधों पर आने वाले समय में समाज का उत्तरदायित्व होता है। और आज एक लंबे समय तक एक भयावह विश्वव्यापी पैंडेमिक से गुजरने के बाद हम हमारी युवा पीढ़ी के कोविड के संदर्भ में उनकी शंकाओं को, उनकी उम्मीदों को और उनकी आकांक्षाओं को समझने की कोशिश करते हुए प्रोग्रामिंग के एक नए विशेष सिलसिले के बारे में बात करेंगे। श्रोताओं, आज हम यंग वॉरियर मुहिम के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो भारत के युवाओं की एक संयुक्त पहल है जिसमें युवा, यूनिसेफ, शिक्षा मंत्रालय, युवा और खेल मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय आदि भी शामिल हैं। ये मुहिम आसान कार्यों की एक श्रृंखला में 10 से 30 वर्ष के बीच के 5 मिलियन यानी 50 लाख युवाओं को शामिल करने का प्रयास कर रही है, जिसमें सत्यापित स्वास्थ्य और आवश्यक सेवाओं तक पहुंच को बढ़ावा देना, वैक्सीन पंजीकरण, कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार और मिथक पर्दाफाश आदि कार्यों के द्वारा युवा स्वयं को और अपने परिवार और समुदाय को इस महामारी से लड़ने के लिए सशक्त करने का प्रयास कर सकते हैं। प्रत्येक युवा 10 और युवाओं को इस मुहिम में शामिल होने के लिए प्रेरित कर सकता है, जिससे हम मिलकर 5 करोड़ परिवारों को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। भारत कोविड-19 की विनाशकारी दूसरी लहर के संकट का सामना कर रहा है, लेकिन इस विषम परिस्थिति में भी भारत के 300 मिलियन से अधिक युवा एक आशावादी कल का निर्माण करने के योग्य है। युवा बदलाव लाना चाहते हैं और प्रदर्शित करना चाहते हैं कि वे सही समर्थन के साथ नेतृत्व करने में सक्षम है और युवा कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई में सक्रिय भूमिका भी निभा रहे हैं। मुहिम के एक हिस्से के रूप में युवा के साथ साझेदारी में सामुदायिक रेडियो एसोसिएशन यानी CRA हमारे समुदाय के युवाओं को सूचना, शिक्षा और संचार कार्यक्रमों, चयनात्मक संकीर्णता, कोविड-19 उपयुक्त व्यवहारों पर युवाओं के लिए क्षमता निर्माण सत्र, टीकाकरण प्रचार आदि के माध्यम से सशक्त करना चाहते हैं। इस प्रोग्राम के तहत हम 6 हफ्तों में 6 एपिसोड्स और 3 नैरोकास्ट सत्र आयोजित कर रहे हैं। नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का आप सुन रहे हैं 91.2 NIVH हेलो दून दीपांकर के साथ, और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रोहित श्रीवास्तव। डॉक्टर रोहित श्रीवास्तव एक पेडिट्रिशियन है या बच्चों के चिकित्सक हैं देहरादून में मैक्स हॉस्पिटल में, और आज हम उनके साथ कोविड से संबंधित बहुत सारी बातें करेंगे। पर उससे पहले चलिए स्वागत करते हैं हमारे गेस्ट का। डॉक्टर रोहित श्रीवास्तव, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद दीपांकर। सर, कोविड को ध्यान में रखकर कई सवाल आज हमारे मन में हैं और उन सवालों से ही मैं आज की मुलाकात जो शुरू करना चाहता हूं। तो मेरा जो पहला सवाल है आपसे वो ये कि कोविड जब से शुरू हुआ तब से कोविड ने हम सभी पर चैलेंजेस काफ़ी पेश किए हैं, मेंटल चैलेंजेस, फिजिकल चैलेंजेस, और इन सब ने मिलकर हम लोगों के लाइफस्टाइल को काफ़ी हद तक बदल दिया है। तो एज ए पेडिट्रिशियन या बच्चों के चिकित्सक होने के नाते कोविड-19 पैंडेमिक ने किस तरह से बच्चों पर असर डाला है? कोविड-19 ने बच्चों पे काफ़ी असर डाला है, क्योंकि बच्चों का जैसे स्कूल जाना बंद हो गया है, खेलना कूदना बंद हो गया है, घर में रहते हैं बच्चे और खेलना कूदना नहीं हो पाता है, तो फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है। तो बच्चे आजकल जो मेरे पास आ रहे हैं मैक्सिमम ओबेसिटी लेके आ रहे हैं कि बच्चा लगातार वेट गेन कर रहा है। दूसरा, उसके खेलने से जो बच्चे में ऑक्सीजन जाती है वो भी ब्रेन में नहीं जा रही है, तो उतना अच्छा उनके पढ़ाई लिखाई भी जो है वो भी सफ़र कर रही है। मैक्सिमम टाइम क्या हो रहा है कि बच्चे मोबाइल फ़ोन पे ही हैं, क्योंकि उनकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। उसके वजह से बच्चों की आइज़ भी काफ़ी अफेक्टेड हो रही है। बाहर की एक्टिविटी ना होने के वजह से मोबाइल फ़ोन्स पे, जहाँ पे कि बच्चे को नहीं होना चाहिए या मैं कहूँ कि मैक्सिमम आधा घंटा होना चाहिए, वहाँ बच्चों का स्क्रीन टाइम जो है वो 6 घंटे से 8 घंटा और 12-12 घंटे बच्चे बिता रहे हैं, जो कि बच्चों की आंखों के लिए एकदम भी अच्छा नहीं है। जी, तो ये जो मेन इफेक्ट्स हैं, नेगेटिव इफेक्ट्स हैं कोविड पैंडेमिक की वजह से, ये देखा जा रहा है बच्चों में। और ये आपने जो कहा, जो मोबाइल का यूज़ काफ़ी बढ़ गया है, क्या ये मूल तौर पे इसीलिए हुआ है क्योंकि जो एजुकेशन का सिस्टम है वो ऑफलाइन से बिल्कुल ऑनलाइन शिफ्ट हो गया?
क्या इस वजह से ये चीज़ ज़्यादा हो रही है, क्या यूज़ बच्चों में वैसे ही लॉकडाउन की वजह से बढ़ गया है? लॉकडाउन की वजह से डेफिनेटली बढ़ गया है, क्योंकि जो अब बच्चे क्लासेस नहीं अटेंड कर पा रहे हैं, वो सारी क्लासेस हमारी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं जी। इसलिए बच्चों का स्क्रीन टाइम बढ़ गया है। तो डेफिनेटली उसके वजह से बच्चे और भी जो क्लासेस, कोचिंग क्लासेस भी जो हो गई हैं बच्चों की, मैक्सिमम ऑनलाइन हो गई हैं। और छोटे बच्चों के लिए मोबाइल फ़ोन, जैसे अगर मैं करूं 5 साल 6 साल के बच्चे या 7 साल के बच्चों के लिए, तो उस पे वो खेलते भी रहते हैं। तो उनका स्क्रीन टाइम जहाँ कि बाहर निकलना चाहिए, बच्चों को बाहर खेलना चाहिए, वो बच्चे हमारे मैक्सिमम टाइम जो है मोबाइल पे आ रहे हैं, मोबाइल पे ही जुटे रहते हैं, मोबाइल को लेकर ही खेलते रहते हैं। और स्क्रीन टाइम का मतलब होता है जितनी देर तक लगातार आप स्क्रीन की तरफ देख रहे हैं, आपका स्क्रीन जैसे लाइटेड अप है, उसमें से लाइट निकल कर आपके मुंह पे आ रही है, वो पूरा जो समय होता है, कंटिन्यूअस समय होता है, उसको स्क्रीन टाइम कहा जाता है। डॉक्टर साहब, कोविड ने जैसे कि मैंने कहा कि काफ़ी सारे इफेक्ट्स डाले हैं और जिनके बारे में आपने अभी भी हमें बताया है। कोविड इन्फेक्शन जब किसी को होता है तो कुछ बहुत ही ऑब्वियस से लक्षण होते हैं जो दिखाई देते हैं, जैसे कि बुखार आना, खांसी या गले में दिक्कत होती है। अब एडल्ट्स में तो क्या होता है, कई बार लक्षण दिख जाते हैं या कुछ लोगों में नहीं दिखते, जिनको हम एसिम्प्टोमेटिक कहते हैं। लेकिन बच्चे क्योंकि बहुत छोटे होते हैं, वो कई बार एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते हैं कि उन्हें क्या दिक्कत हो रही है, क्या परेशानियां हो रही है। तो ऐसे में बच्चों में कोविड के लक्षण किस तरह से दिखते हैं शुरू में? बच्चों में कोविड के जो सिम्टम्स होते हैं सेम जैसे किसी और वायरल फीवर में होते हैं वैसे ही सिम्टम्स होते हैं। अच्छा। इसके लिए ऐसा नहीं है कि ये कोविड के स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं, जैसे कि फीवर होता है, कॉफ होता है, थ्रोट में कंजेशन होता है, लूज मोशंस लग जाते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स जो होते हैं किसी भी वायरल फीवर में भी हो सकते हैं और कोविड में भी हो सकते हैं जी। तो ऐसा सिर्फ नॉर्मल फ्लू की अगर मैं बात करूं तो बस यहीं तक रुक जाता है। कोविड में कुछ केसेस में जहां पे कि बच्चों की इम्यूनिटी कम होती है वहां पे लंग्स को अफेक्ट करता है मोस्टली कोविड, लेकिन नॉर्मल वायरल जो होता है वो सिर्फ गले तक ही रहता है मैक्सिमम केसेस में। बट कोविड एक ऐसी बीमारी है जो कि लंग्स को अफेक्ट करता है। तो बच्चों में अगर सांस लेने में दिक्कत आ रही है डेफिनेटली तो मैं कहूंगा कि हाँ, कोविड होने के चांसेस इस समय पैंडेमिक में सबसे ज्यादा अच्छा कोविड के वजह से ही है। अच्छा, अगर सांस की दिक्कत है तो उसे मतलब एक तरह से कंफर्म्ड मान सकते हैं कि हो सकता है कि कंफर्म्ड तो नहीं मान सकते, लेकिन इस समय सिचुएशन ऐसी चल रही है कि मैक्सिमम जो केसेस आ रहे हैं हमारे पास एडल्ट के, वो सारे कोविड का ही पैंडेमिक अभी चल रहा है। जब पैंडेमिक पीरियड में हम कुछ और ना मानते हुए निमोनिया को हमको कोविड के तरह ही ट्रीट करना पड़ेगा। अच्छा, तो यही मेरा आपसे अगला सवाल यही था कि जैसे कॉमन कोल्ड या फ्लू होता है, जैसे आपने कहा कि सर्दी जुकाम होता है और ये सिम्टम्स ऑलमोस्ट सिमिलर रहते हैं किसी भी वायरल इन्फेक्शन में, तो क्या फर्क करना संभव है इनमें? नहीं, इसमें कोई भी ये नहीं बोल सकता है कि ये नॉर्मल फ्लू है, ये कोविड है। अच्छा, जब तक कि कोविड ने बच्चे के लंग्स को नहीं अफेक्ट कर दिया तब डेफिनेटली मैं बोलता हूँ कि हाँ ये कोविड है बच्चे को, या हमने फिर सीटी स्कैन करा के देखा है या उसका RT-PCR करके देखा है या एंटीजन करके देखा है, तब हमें पता चलता है कि हाँ भाई ये कोविड है इनका। अदरवाइज नॉर्मल फ्लू और कोविड में डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल है। जब तक टेस्ट नहीं कराएं तब तक पता नहीं चलेगा। तब तक पता नहीं चलेगा। इसका मतलब जब भी ऐसा अंदेशा हो कि सिम्टम्स मैच कर रहे हैं तो फर्स्ट थिंग टू डू इज गो एंड टेस्ट। ट्रू। आगे बढ़ते हैं डॉक्टर साहब और लेते हैं अगला सवाल। शुरू से ही जो हमारी डॉक्टर की कम्युनिटी है, मेडिकल कम्युनिटी है और साथ ही साथ हमारी सरकार भी कोविड से बचने के लिए पिछले साल से ही कुछ सेफ्टी मेजर्स को मानकर चलने के लिए कह रही है, जैसे कि समय समय पर हाथ धोना, मास्क पहनना, घर से बाहर हम जा रहे हैं तो सैनिटाइजर इस्तेमाल करना और सोशल डिस्टेंसिंग को मानकर चलना। तो ये तो मोस्टली एडल्ट समझते हैं इस चीज़ को, लेकिन अगर हमारे घरों में बच्चे हैं तो उनको इस इन्फेक्शन से दूर रखने के लिए किस तरह की चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? उनको अगर किसी भी एडल्ट को अगर इन्फेक्शन हो रखा है कोविड को तो उसको पहले एकदम आइसोलेट कर देना चाहिए जी। होम आइसोलेशन में हम लोग उनको एक अलग से कमरा दे दें और बच्चे को उनके पास ना जाने दें, कम से कम 14 दिन ना जाने दें। और अगर कोई सिम्टम्स नहीं है तो आराम से हम लोग उनको 14 दिन के बाद बच्चों के साथ खेलने कूदने दें। और बच्चों, क्योंकि बच्चे तो अगर छोटे बच्चों की मैं बात करूं 1 साल और 1.5 साल का बच्चे को तो मालूम नहीं कि कोविड है, तो वो तो मास्क तो लगाएगा नहीं। हम लोग उसका हाथ धुलवा सकते हैं, सैनिटाइज कर सकते हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट जो है
वो कोविड के अगर थोड़े से भी लगता है सिम्टम्स हैं पेरेंट्स को, तो दे शुड गेट टेस्टेड, और फिर अगर उनका RT-PCR नेगेटिव है तभी वो बच्चे के साथ रह सकते हैं। लेकिन अगर उसमें भी अगर पेरेंट्स को कोई निमोनिया का या सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो ऐसे में फिर हम लोग को RT-PCR नेगेटिव होने के बाद भी बच्चे से दूर रखना चाहिए, क्योंकि वो फिर पॉजिटिव हो सकते हैं। अच्छा, तो सर आपने जैसे मास्क की बात की, यहाँ पर एक ज़रूरी चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, किस उम्र तक बच्चों के लिए मास्क पहनना ज़रूरी नहीं होता? मास्क पहनना वैसे तो ज़रूरी है, क्योंकि ये जो इन्फेक्शन है ये थूक के थ्रू एयरबॉर्न, एयर ट्रांसमिशन होता है, कांटेक्ट के थ्रू होता है, तो एयर के थ्रू होता है, तो हर बच्चे को वैसे तो आइडियल तौर पे मास्क पहनना चाहिए। लेकिन बच्चे को तो मालूम नहीं है कि ये आइडियल है कि क्या है। सही बात। छोटे बच्चे को तो उसके लिए मास्क तो ज़रूरी है, लेकिन अगर मैं कहूँ 2 साल तक का बच्चा नहीं पहनता है तो उसमें कोई वो नहीं है। बट हाँ, पेरेंट्स को डबल मास्क ज़रूर लगाना चाहिए खुद, अगर उनको कोविड के सिम्टम्स हैं तो। फैमिली के अंदर रहते हुए भी जब तक आपने टेस्ट नहीं कराया है आपको हमेशा डबल मास्क पहनकर रखना चाहिए। सर हम जानते हैं कि कोविड तब बहुत ज़्यादा फेटल बन जाता है, डेंजरस बन जाता है, जब किसी भी इंसान में कोमोर्बिडिटीज़ या सीरियस डिजीजेस जैसे हार्ट की बीमारी हो, डायबिटीज़ हो, ऐसे अगर किसी में प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, तो कोविड उनमें बहुत बड़ा एक रिस्क फैक्टर बन जाता है। तो क्या ये बात बच्चों के केस में भी अप्लाई होता है? क्या कोविड बच्चों के लिए भी एक रिस्क फैक्टर बन सकता है, फेटल बन सकता है? बिल्कुल 100% बन सकता है, क्योंकि कोविड का जो वायरस है ये उन्हीं लोगों को इफेक्ट करता है मैक्सिमम जिनकी की इम्यूनिटी लेवल जो है वो कम होती है। जैसे कि हम डायबिटीज या हार्ट के पेशेंट हैं या जो डायलिसिस पे हैं, उनको अगर कोविड की बीमारी होती है तो ज्यादा फेटल होता है बनस्पत की नॉर्मल। तो वैसे ही बच्चों में भी अगर किसी की इम्यूनिटी कम है तो उनके लिए ज्यादा फेटल होगा बच्चे के लिए। वरना हमारी बॉडी में लंग्स में एक एस रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, तो उसके वजह से वो उसकी एफिनिटी बहुत ज्यादा होती है। जैसे अभी हम लोग कह रहे हैं कि डेल्टा वायरस, तो डेल्टा वायरस की एफिनिटी बहुत ज्यादा होती है एस रिसेप्टर के लिए। ठीक है ना। तो इनिशियल फेजेस में वो एस रिसेप्टर्स जो होते हैं वो बच्चों में नहीं होते हैं। अच्छा। तो उसके वजह से बच्चों को चांसेस कम होते हैं कोरोना वायरस होने के। अच्छा। और उससे जो म्यूटेंट वायरस, जैसे अभी हम डेल्टा वायरस की बात कर रहे हैं कि डेल्टा वायरस आ रहा है, सो उससे अफेक्ट होने के चांसेस बच्चों को कम होते हैं। सर जैसे आपने कहा कि इम्यूनिटी अगर कम होती है बच्चों में तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है उनके इन्फेक्ट होने की। अब जब से कोविड शुरू हुआ है, ऑनलाइन मीडिया कहें या कई बार मैगजीन्स में हम कई चीज़ें सुनते हैं, पढ़ते हैं कि ये लीजिए तो इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, बहुत सारी मसाले हैं, जड़ी बूटियां हैं। ये तो एडल्ट जो है वो तो बना के घर पे मेहनत करके खुद से कर भी लेता है एक एक्सटेंट तक, पर बच्चों की इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए क्या कोई ख़ास तरीका है? मैं कहूँगा कि बच्चों की इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए खाने पीने से ज़्यादा और कोई चीज़ मेरी तरफ से इम्पोर्टेंट नहीं है, और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी होना मस्ट है। जी, मैंने ये देखा है कि जो बच्चे फिजिकली एक्टिव रहते हैं उनमें इस वायरस ने इफेक्ट कम किया है, उनको कम कॉम्प्लिकेशन हुए हैं। जो बच्चे आइसोलेटेड होके घर में जिनकी फिजिकल एक्टिविटी एकदम कम है उनको इस वायरस ने बहुत बैडली इफेक्ट किया है। ये बच्चों के लिए और वयस्कों के लिए भी शायद ये सेम चीज़ अप्लाई होती है? सेम चीज़ 100%। सर आप एक पेडिट्रिशियन हैं, बच्चों से ही आपका ज़्यादातर इंटरेक्शन होता है और आई एम श्योर कोविड होने के बाद से आपने काफ़ी केसेस ऐसे देखे होंगे जहाँ पे बच्चे कोविड से प्रभावित हुए होंगे और आपने उनको ट्रीट किया होगा। तो अगर कोई बच्चा कोविड से प्रभावित होता है, व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप टू डू? किस स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए? अगर कोई भी बच्चा कोविड से अफेक्टेड होता है तो सबसे पहले उसको पीडियाट्रिशियन के पास ही आना चाहिए। अच्छा। क्योंकि कोविड के सारी जो सिम्टम्स हैं वो सेम वायरल फ्लू के तरह ही है। उसमें मैं कहूँ कि नहीं लंग्स वाले डॉक्टर के पास भेजें हम लोग तो नहीं, क्योंकि उसमें बच्चों के लिए बहुत सीधी सी हमने गाइडलाइन बना रखी है। एडल्ट्स में भी सेम गाइडलाइंस है कि माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। माइल्ड केसेस घर में ही आइसोलेट कर लेंगे। मॉडरेट केसेस को हम लोग नॉर्मल पीडियाट्रिक वार्ड में एडमिट कर लेते हैं, और सीवियर केसेस की आईसीयू में ज़रूरत पड़ती है। वरना अदरवाइज सबसे पहले बच्चे को पीडियाट्रिशियन के पास ही आना चाहिए।
फर्स्ट थिंग, अगर आपको लगे कि आपके बच्चे में कोविड के सिम्टम्स हैं तो जिन स्पेशलिस्ट के पास आपको सबसे पहले जाना चाहिए वो है एक पेडिट्रिशियन। करेक्ट सर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी सवाल मैं लेना चाहता हूँ। हम कई बार देखते हैं, हालांकि शायद मुझे नहीं पता कि परसेंटेज कितना ज़्यादा है इस चीज़ का, कि बच्चों में भी कंजेनाइटल या जन्मजात बीमारियां होती हैं, सीरियस डिजीजेस होती हैं। तो हम जानते हैं कि पिछले इतने समय से कोविड पैंडेमिक चल रहा है, हम सब लोग घरों में बैठे हुए हैं। तो अगर किसी बच्चे में, छोटे बच्चे में खासकर, अगर कोई जन्मजात बीमारी है, गंभीर बीमारी है, कोविड को ध्यान में रखते हुए बच्चों के माँ बाप को किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए? बच्चों के माँ बाप को, जैसे अगर किसी को भी कोई कंजेनिटल प्रॉब्लम है तो इसका मतलब ये है कि उस बच्चे का इम्यूनिटी सिस्टम जो है कहीं ना कहीं अफेक्टेड है। अच्छा। तो अगर इम्यूनिटी सिस्टम अफेक्टेड है तो चांसेस जो है कोविड वायरस से इन्फेक्ट होने के, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस कहीं ज़्यादा हाई हो जाते हैं। अच्छा। तो हमें जैसी, अगर पेरेंट्स को थोड़े से भी कोई भी सिम्टम आता है, फीवर, कॉफ, कोल्ड, तो पेरेंट्स को RT-PCR कराना चाहिए और अपने आप को आइसोलेट कर लेना चाहिए टिल द सिम्टम्स पेरेंट्स के एकदम खत्म हो जाएं उनके, फिर अपने बच्चे से इंटरेक्शन करना चाहिए। तो फर्स्ट थिंग, यहाँ पर भी अगर कोई भी कंजेनाइटल या जन्मजात बीमारी भी बच्चे को है, पहली चीज हमेशा याद रखें कि आपको टेस्ट कराना है। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं यहाँ पर एक बहुत जरूरी सवाल। अभी भारतवर्ष में कोविड का एक सेकेंड वेव हुआ था और हमने देखा कि उसका किस तरह से हमारी जो पॉपुलेशन है उस पर प्रभाव पड़ा है। अभी हालांकि केसेस कम हो रहे हैं और स्थिति वापस से एक बार फिर से नॉर्मल हो रही है, लेकिन कई बार सुनने में आता है, बल्कि कई समय से सुना जा रहा है, बहुत लंबे समय से सुना जा रहा है, तो स्पेशलिस्ट्स कह रहे हैं कि एक तीसरा वेव भी आने वाला है, थर्ड वेव आने वाला है, और थर्ड वेव में बच्चों को बहुत ज्यादा इफेक्ट होने वाला है इस वायरस से। तो इस थियोरी में कितनी सच्चाई है, सच क्या है इस थियोरी के पीछे? इसके पीछे ये है कि जैसे कि हमने सेकेंड वेव में, अगर मेरा पर्सनली भी पूछूं तो आपको बहुत बच्चे इन्फेक्ट हुए घर में, क्योंकि उनके पेरेंट्स इन्फेक्टेड थे, उनको कोविड का इन्फेक्शन भी हुआ। लेकिन अगर मैं कहूं कि 99% बच्चे जो रहे हमारे पास, सब घर पे ही रह के ट्रीट हो गए। उनको सिर्फ पैरासीटामोल के अलावा या हाइड्रेशन उनका मेंटेन करने के अलावा और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ी। कॉफ कोल्ड के लिए हमने सिरप दे दिया, अदरवाइज किसी और चीज की बच्चों को जरूरत नहीं पड़ी। अब हम आ जाते हैं कि थर्ड वेव में क्यों कह रही है गवर्नमेंट, या हम लोग क्यों कह रहे हैं, क्योंकि 18 साल से ऊपर मैक्सिमम लोग वैक्सीनेटेड हो गए हैं और 18 साल से नीचे अभी वैक्सीनेशन नहीं हुई है। तो वैक्सीनेशन का भी जो हमारी एफिकेसी है वो 70 to 75% है एफिकेसी वैक्सीन अगेंस्ट कोरोना वायरस। तो उसमें अगर कोरोना वायरस दोबारा से वैक्सीनेशन के बाद भी हो रहा है तो वो उसके चांसेस कॉम्प्लिकेशन में जाने के कम है पेशेंट के। सो अगर कोरोना वायरस की वैक्सीन लग जा रही है, अगर वैसी बच्चों को भी लग जाएगी तो उनके भी कॉम्प्लिकेशन में जाने के चांसेस कम हो जाएंगे। सर, वैक्सीनेशन की बात आपने यहाँ पर की, एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि कहा जा रहा है कि अब तक, जैसा आपने कहा कि नॉर्मल दवाओं से ही बच्चे ठीक हो रहे थे, तो ये तो कह ही सकते हैं कि बच्चे भी प्रभावित हो रहे थे अब तक। तो वैक्सीनेशन बच्चों को अब तक क्यों नहीं लगाया जा रहा है? क्योंकि वैक्सीनेशन की अभी बच्चों के ऊपर ट्रायल नहीं हो पाया था। जैसे अभी हमारा एम्स पटना में ट्रायल चल रहा है और अभी हम लोग सेकेंड और थर्ड फेस ट्रायल अभी चल रहा है उनपे, और मोस्टली जो हमारी सीरम इंस्टीट्यूट की जो कोवैक्सिन है वो लोग भी लेके आ रहे हैं। अभी मोस्टली सितंबर में कह रहे हैं कि लास्ट वीक तक, सितंबर तक हमारी 2 to 18 ईयर्स तक की वैक्सीन आ जाएगी। और इवन जाइडस कंपनी है वो भी अपनी वैक्सीन लेके आ रही है। तो काफी अच्छा रहेगा कि बच्चों में हमारे वैक्सीनेशन हो जाएगा और फिर उनको जो कॉम्प्लिकेशन के चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे। क्योंकि कोविड में मैंने देखा कि ऐसा बच्चों में बहुत कम फर्टिलिटी, अभी तक तो एक भी बच्चे में नहीं देखा कि बच्चे को कोविड हुआ हो और उससे मृत्यु हो गई वो बच्चे की। मेरे अभी जितने भी बच्चे मैंने ट्रीट किए उसमें एक भी बच्चा मतलब कॉम्प्लिकेशन की तरफ भी, जो निमोनिया हुआ भी उसको हमने ऑब्जर्व किया बच्चे को हॉस्पिटल में रख के, तो वो बच्चा 10 से 14 दिन में एकदम ठीक हो गया। अच्छा सर, यहाँ पर अगर हम टीनेजर्स की बात करें, एडोलसेंस की बात करें, ये एक ऐसा फेज होता है जब चाइल्डहुड से निकलकर बच्चा एडल्टहुड की तरफ कदम रखता है। काफी एक बहुत बड़ा ट्रांजिशनल फेज होता है ये जो समय है टीनेजर्स का, एडोलसेंस का। आपने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से पिछले 1.5 साल से
कोविड का किस तरह से असर उनमें देखा, चाहे मेंटल हो फिजिकल हो? तो इनको बच्चों को मैक्सिमम जो मैंने देखा कि बच्चे मोबाइल का यूसेज बहुत ज़्यादा होने के वजह से रात को स्लीप डिप्रिवेशन होने लग गया, मतलब उनको नींद नहीं आती है। दूसरा, डिप्रेशन में काफ़ी बच्चे डिप्रेस्ड रहे, क्योंकि बच्चों को अगर एक्टिविटी बाहर जाके कोई एक्टिविटी और सब नहीं हो रही है और सिर्फ घर ही घर में है, तो वो बच्चे कहीं डिप्रेशन में जा रहे हैं। क्यों? उनको ये लग रहा है, टीवी पे भी जो दिखा रहे हैं कि भाई इतने लोग की डेथ हो गई, इतने लोग की डेथ हो गई, तो उन्हें थोड़ी सी भी अगर छींक भी आ जा रही है, ठंडी हवा लग रही है, तो उन्हें ये लग रहा है कि कहीं मेरे को कोरोना तो नहीं हो गया है, और कोरोना से अगर हो गया है तो कहीं मेरी ऐसी तो नहीं है कि मृत्यु हो जाएगी। तो ऐसे केसेस बहुत सारे मेरे पास देखने में आए कि सर देखिए ऑक्सीजन लेवल अपना बार बार हर 10-10 मिनट पे चेक कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे बच्चों में, जो ये एडोलेसेंट वाले बच्चों में देखने में आया। ये कोविड की वजह से है, ये जो घरों में बैठे रहे बहुत देर तक, और जैसा बोल रहे हो कि टीवी में जो दिखाया जाता है कई बार, दूसरी मीडिया चाहे सोशल मीडिया में, उसमें भी केसेस के बारे में हम सुनते हैं, तो वो एक एंग्जाइटी की वजह से शायद या डर की वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। तो ऐसे केसेस में आप किस तरह के ट्रीटमेंट्स ऑफर करते हैं, क्या बोलते हैं उन्हें कि उनको किस तरह से इन चीज़ों को डील करना चाहिए? बच्चों को ऐसे में मैक्सिमम टाइम जो है टीवी का, फिर मैं यही कहूंगा कि जो स्क्रीन टाइम है, टीवी का भी जो टाइम है, आधे घंटे से ज्यादा ना दें, क्योंकि नेगेटिव चीजें ज्यादा इफेक्ट करती हैं बनस्पत की। अगर मैं कहूँ कि पॉजिटिव, कि भाई मैं बोलता हूँ कि कुछ नहीं होगा, लेकिन वहां पे उसने देखा कि अरे इसकी तो मृत्यु हो गई, कोविड से हो गई, इतने सारे लोग मर रहे हैं, तो एक सभी इंसान में मृत्यु का भय होता है। तो वैसे ही बच्चों में क्या होता है कि बच्चों की एकदम ग्रोइंग स्टेज होती है, तो बच्चों में और ज्यादा होता है। तो बच्चों को यही डर लगता रहता है कि बार बार जाके हाथ धोते रहते हैं, बार बार अपना सैनिटाइज करते रहते हैं, तो उनको एक भय, बहुत ज्यादा भय देखने को मिला। ऐसे में हम लोग को बच्चों का दिमाग वहां से हटाना चाहिए। हटाने के लिए बेस्ट थिंग है कि योगा कराइए बच्चे को, बच्चे में पॉजिटिव थॉट्स रखो कि नहीं, ये जो कोरोना वायरस है, ये इम्यूनिटी जिनकी कम है उनको ही अफेक्ट करता है, तो हमें कैसे अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं बच्चों को। तो अपने योगा करके, एक्सरसाइज करके, जबकि ऑक्सीजन की मात्रा अंदर जाएगी तो डेफिनेटली बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ेगी, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ेगी तो डेफिनेटली इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो एक्सरसाइज एक बहुत बड़ा कहते हैं तरीका है कि पॉजिटिविटी बढ़ सकती है, और जैसा आपने कहा कि अगर ऑक्सीजन की इनटेक बढ़ेगी तो उससे इम्यूनिटी भी मजबूत होती है हमारी। सर, हम सबको पता है कि किस तरह के चैलेंजेस लोगों ने फेस किए हैं पैंडेमिक के दौरान, जैसे मैं बार बार दोहरा रहा हूँ इस चीज़ को कि मेंटल के साथ साथ फिजिकल चैलेंजेस भी काफ़ी पेश किए हैं, जिससे लाइफस्टाइल भी काफ़ी बदला है लोगों का। काफ़ी लोगों ने चेंजेस किए हैं, पॉजिटिव चेंजेस किया है इन चैलेंजेस को अपने साथ लेकर चलने के लिए, क्योंकि अब कहा जा रहा है कि एक्चुअली कोविड के बाद जो दौर है वो एक न्यू नॉर्मल है, जहाँ पर कोविड लंबे समय तक हमारे साथ रहने वाला है। तो सबसे जो इफेक्टिव तरीका आने वाले समय में यही है कि हम समझ ले अच्छे से कि कोविड को साथ लेकर किस तरह से जीना है। एक नॉर्मल इंसान तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को डील करता है, क्योंकि उसको सोसाइटी में भी काफ़ी हेल्प मिलती है, अपने रिलेटिव से, फ्रेंड से मदद मिलती है, वो कहीं ना कहीं चीज़ों को या चेंजेस को करने में सक्षम होता है। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट मैं लाना चाहूँगा, वो ये कि हमारी जो कम्युनिटी है, जो दृष्टि दिव्यांगों की है, वो भी कोविड से प्रभावित हुए हैं बहुत हद तक, और उनके लिए कोविड का चैलेंज एक बहुत ही स्पेशल किस्म का चैलेंज है, एक बहुत ही डिफिकल्ट फेज रहा है, इसलिए क्योंकि दृष्टिबाधितों के लिए या दिव्यांगजनों के लिए स्पर्श ही एक मेन तरीका होता है जिससे वो मूव कर सकते हैं, अपने काम को कर सकते हैं। जबकि कोविड के समय यही बताया गया कि आपको सर्फेसिस को नहीं टच करना है, स्पर्श नहीं करना है, क्योंकि अगर वहां पे इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स रहेंगे तो उससे आप संक्रमित हो सकते हैं। तो ये तो एक बहुत बड़ा चैलेंज था उन लोगों के लिए जो देख नहीं पाते थे। तो दृष्टि दिव्यांगों को कोविड के कॉन्टेक्स्ट में इन चैलेंजेस का सामना किस तरह से, आप क्या सजेस्ट करेंगे, किस तरह से करना चाहिए? ऐसे में जो हमारे बच्चे हैं विजुअली हैंडीकैप्ड जो हैं, तो उनको लिए हमको सबसे पहले जहाँ पे भी वो जा रहे हैं वो जगह सैनिटाइज होना चाहिए, अच्छे से वहाँ पे वॉश होना चाहिए, और बच्चों को भी जिस सरफेस को छूने से पहले उनको सैनिटाइज होना चाहिए। सैनिटाइज जो है बेस्ट मोड है इस वायरस को किल करने का। तो हमारे बच्चे अगर वेल
हैंड वॉशिंग और सैनिटाइजेशन का पूरा ध्यान रख रहे हैं और वहाँ पे कम्युनिटी में भी अगर हम ध्यान रख रहे हैं तो फिर कोरोना वायरस के होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं बच्चों के साथ। एक तो मैं ये कहूँगा, और मैं बार बार इसी बात को कहता हूँ कि बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी, हमारे इन बच्चों की भी फिजिकल एक्टिविटी पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए। मास्क लगाना चाहिए 100%, बट जबकि हम अगर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं तो बच्चों को खुले आसमान के नीचे ऑक्सीजन लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम लगातार मास्क लगाए हुए हैं और हम किसी के कांटेक्ट में नहीं हैं तो हम क्या कर रहे हैं, 40% कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा से अंदर ले रहे हैं। अच्छा। जिससे कि हमारी इम्यूनिटी जो है फिर वो कम हो जा रही है। तो हमें उसके लिए भी देखना चाहिए कि मैक्सिमम टाइम हमें फ्रेश ऑक्सीजन मिलती रहे। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि बेसिकली अगर हम किसी क्राउडेड एरिया में नहीं हैं, बहुत आसपास हमारे लोग नहीं हैं, अगर हम किसी खुली जगह पर हैं जहाँ पे डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं हम बाकी लोगों से, वहां पर हम थोड़े समय के लिए मास्क उतारकर फ्रेश हवा ले सकते हैं और लेना जरूरी है। बल्कि एकदम करेक्ट है ये, क्योंकि फ्रेश ऑक्सीजन नहीं लेंगे हम, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लेते रहते, तो अगर देखते हैं मास्क कुछ देर पहनने के बाद इरिटेशन स्टार्ट हो जाती है। तो वो इरिटेशन मास्क से इरिटेशन नहीं है, वो जो हम CO2 अंदर ले रहे हैं ब्रेन में जो जा रहा है वो दिक्कत कर रहा है। अच्छा, तो सर शहर में तो ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं लोगों को, ट्रैफिक के दौरान चाहे कोई काम पर भी जा रहा होगा, घर पर आ रहा होगा, तो ऐसे में फिर किस तरह से ये इस चीज को किया जाए? खुली हवा जहां मिलती हो वहां पे थोड़ी देर के लिए जाएं और फिर आप कोशिश करें कि जो फ्रेश ऑक्सीजन है, फ्रेश हवा है, उसको इनहेल करें। क्योंकि अगर देखिए जहाँ पे भी वर्किंग एनवायरनमेंट है वहां पे तो ये ऐसा कर पाना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल। लेकिन सभी संस्थाओं को थोड़ी देर का ब्रेक अपने एम्प्लॉय को जरूर देना चाहिए कि जाए, एटलीस्ट सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए हम थोड़ा तो ऑक्सीजन लें, वरना हम सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं। तो वैसे ही हमारे जो विजुअली हैंडीकैप्ड बच्चे भी जो हैं, अगर मैं कहूँ कि उनके लिए भी जरूर से हमारे टीचरों को ध्यान देना चाहिए कि ये बच्चे हमारे थोड़ी देर के लिए ओपन एयर में जाएं और ओपन एयर में ऑक्सीजन की मात्रा लें वहां से। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने हाईलाइट किया सर यहाँ पर, क्योंकि ये शायद बहुतों को नहीं पता होगा कि अगर हम मास्क बहुत लंबे समय तक पहन रहे हैं तो हम ऑक्सीजन नहीं इनहेल कर रहे हैं, बल्कि खुद के ही बनाए हुए कार्बन डाइऑक्साइड को दोबारा से अंदर इनहेल कर रहे हैं, जिससे हमारी इम्यूनिटी पर भी असर पड़ता है। सर, एक पीडियाट्रिशियन हैं आप, बच्चों के चिकित्सक हैं और लंबे समय तक कोविड को देख रहे हैं कि कोविड किस तरह से फैला हमारे देश में और अपने इसके इफेक्ट्स बच्चों पर क्या पड़े, ये भी बहुत क्लोजली आप देख रहे हैं। हमारा ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के जरिए हम युवा या जो एडोलसेंट्स हैं, टीनेजर्स हैं, उनका आज कोविड पैंडेमिक के बाद समाज में उनकी क्या रिएक्शंस है, चाहे वो कोविड इन्फेक्शन को लेकर हो या टीकाकरण को लेकर हो। क्या वो डर रहे हैं टीका लेने से, या वो टीके लगा चुके हैं, या घर से बाहर निकलकर एक एक्टिव रोल निभा रहे हैं समाज में जाकर और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। उनके मन में जो शंकाएं हैं, चाहे वैक्सीनेशन को लेकर हो, चाहे कोविड इन्फेक्शन को लेकर, क्या उनको दूर कर रहे हैं। एज ए प्रोफेशनल आप क्या सोचते हैं कि आज कोविड पैंडेमिक के बाद युवा को समाज में आगे चलकर किस तरह का रोल लेना चाहिए? आजकल जो पेरेंट्स जो हैं, या अगर मैं कहूँ कि हमारी सरकार भी जो है वो उसी पे है कि वैक्सीनेशन कराना है। हर इंसान को, हर इंडियन को वैक्सीनेशन कराना है। तो जब हम लोग बीइंग ए पेरेंट हम खुद वैक्सीनेशन ले रहे हैं तो हम अपने बच्चे को भी बता रहे हैं कि बेटा तुमको भी वैक्सीन लेना है। अगर कभी हमारा बच्चा बोल भी रहा है कि नहीं मम्मी इससे कोई जरूरत नहीं है, तो हम उनको ये बता रहे हैं कि भाई वैक्सीनेशन लगाने से 70 to 75% रेट कॉम्प्लिकेशन का कम हो जा रहा है, मृत्यु के चांसेस जो हैं वो कम हो जा रहे हैं। ऐसे में पॉजिटिव फीडबैक जब जा रहा है हमारे युवाओं के पास, तो बहुत पॉजिटिव फीडबैक आया है पेरेंट्स की तरफ से, क्योंकि पेरेंट्स का ये पॉजिटिव एटीट्यूड बच्चों पे भी पॉजिटिविटी डाल रहा है और वो लोग भी पूरी तरीके से तैयार हैं वैक्सीनेशन लगवाने के लिए। क्योंकि इतने सारे पेरेंट्स मेरे पास जो आते हैं एडोलेसेंट एज वाले, वो मुझसे पूछ रहे हैं कि सर वैक्सीनेशन कब आ रही है, हम अपने बच्चे को वैक्सीनेशन करवाना चाहते हैं। तो
अभी यही चल रहा है, अभी हमारा इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कि मोस्टली सितंबर में वैक्सीनेशन आएगी, तो हम सारे अपने युवाओं को लगाएंगे और उसका बहुत पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि एक पॉजिटिव सोच है वैक्सीनेशन को लेकर। कहीं आपने पाया है कि वैक्सीनेशन को लेकर युवाओं में हेजिटेंसी है कि लेना नहीं चाह रहे हैं, डर रहे हैं? नहीं, अभी तक तो यही है कि सभी लोग जितने भी युवा हैं हमारे सभी वेट कर रहे हैं कि भाई, उनके पेरेंट्स भी वेट कर रहे हैं कि सर, फोन कॉल्स आते हैं कि सर ऐसा सुन रहे हैं टीवी पे कि अक्टूबर में आएगी, दिसंबर में आएगी, कब आएगी वैक्सीनेशन, क्योंकि हम लोग अपने बच्चों को वैक्सीनेशन जरूर करवाएंगे। तो कहीं से भी मुझे नेगेटिव फीडबैक नहीं सुनने को मिल रहा है, बट सारे जगह से पॉजिटिव फीडबैक ही आ रहा है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। उम्मीद करते हैं कि सितंबर के आते आते, सितंबर तो चल ही रहा है, सितंबर के आते आते जल्दी वैक्सीन अवेलेबल हो जाए बच्चों के लिए और हमारी जो यूथ है वो फुल्ली वैक्सीनेटेड हो जाए। सर, आपने कोविड के पैंडेमिक के दौरान लॉकडाउन के एक इल इफेक्ट्स में ओवर यूज ऑफ मोबाइल डिवाइसेस के बारे में बात की, जिसकी वजह से नींद ना आना या आंखों में इफेक्ट होना, इस चीज़ के बारे में बात की। आज के युग में हम सभी जानते हैं कि सोशल मीडिया कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है, कितना पावरफुल मीडियम है। मैं जो अगला सवाल आपसे करना चाह रहा हूँ वो ये कि क्या इसी मीडियम को इस्तेमाल कर युवा किसी तरीके से कोविड के बारे में जो भ्रांतियां हैं समाज में, जो डर है, उसको दूर भगाने के लिए, उसको हटाने के लिए कोई रोल निभा सकती है? बिल्कुल, डेफिनेटली निभा सकती है, क्योंकि हमारी युवा पीढ़ी अगर सामने आएगी, लोगों को बताएगी कि हाँ, हमको पॉजिटिव होके इस वायरस से लड़ना है, और इस पॉजिटिव वायरस से लड़ने के लिए कि सभी को, इंसान को, जितने भी हैं हम लोग हिंदुस्तानी या वर्ल्ड में, वैक्सीनेशन कराना मस्ट है, मस्ट है, मस्ट है, तो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। सर, उत्तराखंड की यहाँ पर अगर स्पेसिफिकली बात करें, हिली रीजन है, रिमोट एरियाज काफ़ी हैं, पहाड़ बहुत हैं, लोग दूर दूर इलाकों में रहते हैं, तो वहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी तो कई बार नहीं होती है। तो वहाँ की यूथ अगर एक्टिवली कोविड के रोकथाम के लिए पार्टिसिपेट करना चाहती है, कोई एक्टिव रोल निभाना चाहती है, या तो अपने आसपास के लोगों को, गांव के लोगों को टीकाकरण के बारे में बताना चाहते हैं, तो ऑफलाइन तरीके कौन से हैं जिनका वो इस्तेमाल कर सकते हैं? ऑफलाइन तरीका हमारा यही है कि पेपर के थ्रू हम लोग बता सकते हैं, और जैसे एक छोटा मोहल्ला जो है वहाँ पे जाके यूथ हमारा बता सकता है कि हर बच्चे को वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है। उससे ये बोलना भी ज़रूरी है कि वैक्सीन लगवाने के बाद बच्चे की मृत्यु होने के चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अभी हमारे गांव में और जो और भी पिछड़े हुए गांव है, उनमें इतनी जागरूकता नहीं है अभी। तो उस जागरूकता को पैदा करने के लिए थोड़ा सा भय का एनवायरनमेंट जब हम पैदा करते हैं तो जागरूक होती है पब्लिक। जब हम ये बोलते हैं कि भाई, ये वैक्सीन जब लगाएंगे तो 70 to 75% चांसेस हैं कि कुछ नहीं होगा, तो वो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा है। और नहीं लगवाएंगे तो चांसेस हैं कि बच्चा हमारा कॉम्प्लिकेट हो सकता है, वैक्सीन अगर नहीं लगाएंगे मृत्यु हो सकती है बच्चे की। तो उससे भय होके पेरेंट्स कम से कम आगे निकलेंगे और वैक्सीन जरूर करवाएंगे। चलिए सर, बहुत अच्छा पॉइंट आपने हाईलाइट किया है। यहाँ पर हम लगभग इस मुलाकात के अंत तक आ चुके हैं। मैं एक आखिरी सवाल या एक आखिरी चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा कि एज ए मेडिकल प्रोफेशनल एंड प्रोफेशनल जो यूथ के साथ हमेशा डील करते हैं, आप समाज में आज की युवा को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं आज की युवा को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि एक सबसे पहली चीज़, अगर हमें कोविड ने कुछ सिखाया है कि अपनी हेल्थ को नंबर 1 पे प्रायोरिटी रखना चाहिए, जो कि कहीं ना कहीं हम भूल गए हैं। मैं एज ए पेरेंट यही चाहूँगा कि मेरा बच्चा ज़रूर फिजिकल एक्टिविटी करे 1 से 1.5 घंटे, भले हमारी पढ़ाई का टाइम 4 घंटे से 3 घंटा हो जाए, लेकिन अगर हेल्थ है तो सारी चीज़ें हैं। बिल्कुल। तो हम लोग जहाँ बच्चों के पीछे पड़े रहते हैं कि नहीं बेटा तुम्हें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तुम्हें यहाँ पहुँचना है, वहाँ पहुँचना है, उन सब चीज़ों से कहीं ज़्यादा है बच्चे की अपनी हेल्थ। उसको हेल्थ के बारे में बताएं, फिजिकल एक्टिविटी के बारे में बताएं, जो कि कहीं ना कहीं हमारा हो गया था। ये मोबाइल का हमारा यूसेज ने बहुत कम कर दिया है फिजिकल एक्टिविटी। मैक्सिमम टाइम
ये कोरोना टाइम में ही नहीं बट कोरोना टाइम के पहले भी मैं काफ़ी बार पेरेंट्स को ये बोलता हूँ कि अपने बच्चों का स्क्रीन टाइम कम करिए, फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाइए। ये जो मोबाइल्स ने रात को 12 बजे 1 बजे 2 बजे तक हमारे बच्चे उस पे पिक्चर्स देख रहे हैं, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हम देर से उठ रहे हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, ओबेसिटी इतनी ज़्यादा हो गई है बच्चों में, तो ये सब कहीं ना कहीं हेल्थ को बहुत अफेक्ट कर रहा है। तो अगर कोरोना वायरस ने एक हमें चीज़ अच्छी सिखाई है कि भाई आगे निकलो, डिसिप्लिन बनो, अपनी हेल्थ के लिए डिसिप्लिन बनो। इम्यूनिटी मैं नहीं मानता हूं कि किसी दवा खाने से ही इम्यूनिटी बढ़ती है। इम्यूनिटी बढ़ती है आपकी फिजिकल एक्टिविटी से। बिल्कुल। आप खाने पीने में अच्छा खाना पीना खाइए, नेचुरल खाना खाइए। दवाई क्यों खाना चाहते हैं हम लोग? अखरोट खाइए, बादाम खाइए, इनसे आपको नेचुरल चीज़ों से अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए जी। तो मेरा तो यही संदेश है कि ज़रूर से, और दूसरा ये है कि वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाइए। बहुत इंपॉर्टेंट है वैक्सीनेशन। बहुत ज़रूरी पॉइंट्स आपने यहाँ पर हाईलाइट किए डॉक्टर रोहित श्रीवास्तव। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 91.2 NIVH हेलो दून, आपके रेडियो होस्ट दीपांकर के साथ, और आज हमारे साथ हैं खास गेस्ट जिनका नाम है डॉक्टर रोहित श्रीवास्तव, जो एक पीडियाट्रिशियन है। डॉक्टर साहब ने बताया कि किसी भी क्राइसिस का इस्तेमाल करके हम किस तरह से उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उनका कहने का मतलब बिल्कुल यही था कि कोविड को भी एक क्राइसिस की तरह ना मानकर इसको एक अपॉर्चुनिटी बनाइए, अपने हेल्थ के बारे में जागरूक बनिए, खुद अवेयर होइए, अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक कीजिए, हेल्थ का ध्यान रखिए। फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत जरूरी है, अपने हेल्थ के लिए डिसिप्लिन्ड और रिस्पॉन्सिबल होना बहुत जरूरी है, और ये शायद एक बहुत ही ठोस तरीका है खुद को हेल्दी रखने का और फ्यूचर में आने वाले किसी भी बीमारी से लड़ने का। श्रोताओं, इसी के साथ आज की मुलाकात मैं यहीं पर समाप्त करना चाहूंगा। मुझे उम्मीद है आज के इंटरव्यू के जरिए, आज की मुलाकात के जरिए बाहर आए इन्फॉर्मेशन का आप भरपूर इस्तेमाल कर पाएंगे और इस इन्फॉर्मेशन से आपको काफी लाभ हुआ होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए दीपांकर को, पर जाने से पहले मैं हमारे गेस्ट डॉक्टर रोहित श्रीवास्तव का एक बार फिर से तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि वो अपने कीमती समय निकालकर हमसे यहाँ मिलने आए और हमसे बात की। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद दीपांकर जी। तो श्रोताओं, आज के लिए बस इतना ही, पर आप सुनते रहिए 91.2 NIVH हेलो दून। तो श्रोताओं, आप सुन रहे थे यूनिसेफ और CRA यानी कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन के सहयोग से बना यंग वॉरियर्स मुहिम पर एक विशेष कार्यक्रम। अगर आप भी यंग वॉरियर बनना चाहते हैं तो आप इस मुहिम से जुड़ सकते हैं और अपना योगदान दे सकते हैं। इस अभियान से जुड़ने के लिए आप अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो श्रोताओं, यंग वॉरियर्स बनने के लिए आप व्हाट्सएप पर जाएं और YWA टाइप करें और इसे 9650414141 पर भेज दें और आपको रजिस्टर करने और कार्यों को करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसी तरह आप टेलीग्राम एप्लीकेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जाएं और U रिपोर्ट इंडिया टाइप करें, अंग्रेजी अक्षर U रिपोर्ट इंडिया एक साथ टाइप करें, सर्च करें, उसके बाद स्टार्ट पर क्लिक करें और पंजीकरण प्रक्रिया का पालन करें। इस मुहिम से जुड़ने के लिए आप फेसबुक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फेसबुक पर जाएं और U रिपोर्ट इंडिया के लिए खोजें, सेंड मैसेज पर क्लिक करें, YWA टाइप करें और सेंड कर दें। जिन लोगों के फोन्स पर व्हाट्सएप या दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या फिर इंटरनेट की सुविधा नहीं है, वो भी इस मुहिम से जुड़ सकते हैं। इस मुहिम से जुड़ने के लिए आप 080660192225 पर मिस्ड कॉल दे सकते हैं। श्रोताओं, इसके साथ साथ आप फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर मैं एक #यंग वॉरियर हूँ पोस्ट कर सकते हैं और अपने 5 दोस्तों को टैग कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए अपने होस्ट और रेडियो दोस्त दीपांकर को इजाजत। तो हमारी अगली मुलाकात तक सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए 91.2 NIVH हेलो दून।